परिवार नियोजन के लिए ऑपरेशन के बाद भी महिला ने दिया 3 बच्चों को जन्म। पूरी खबर दिखाएंगे और साथ ही बताएंगे पति ने लगाया लापरवाही का आरोप। और नेपाल हिंसा में गाजियाबाद की महिला की दर्दनाक मौत के बाद परिवार कर रहा है अब शव का इंतजार। पीलीभीत में एक हैरान करने वाला मामला सामने आया, जहां एक शख्स ने 2 बच्चे पैदा होने के बाद पत्नी का ऑपरेशन करवाया ताकि आगे कोई बच्चा ना हो, लेकिन महिला ने अब एक साथ 3 बच्चों को जन्म दिया है। पीलीभीत के महिला अस्पताल में करीब 4 साल पहले महिला ने बच्ची को जन्म दिया था। महिला के पति का कहना है कि उस वक्त 2 बच्चे होने के बाद डॉक्टरों ने उन्हें ऑपरेशन करने की सलाह दी थी ताकि आगे बच्चे ना हो। इसके बाद उसकी पत्नी का ऑपरेशन हो गया, लेकिन अब महिला ने एक साथ 3 बच्चों को जन्म दिया है। महिला के पति देवेंद्र ने अस्पताल के डॉक्टरों पर गंभीर लापरवाही का आरोप लगाया है। उसने बताया कि उसकी पहले से 2 बेटियां हैं और अब 3 और बच्चे हो गए, जिनका भरण पोषण करने में वो सक्षम नहीं है क्योंकि आर्थिक हालत ठीक नहीं है। अब वो लोग बोल रहे हैं कि कॉपर्टी से कुछ नहीं होता, जबकि उन्होंने अपने ऐड में छब्बा रखा है कि कॉपर्टी 10 साल के लिए प्रभावित होती है। अब हम इन बच्चों को कैसे करके पाले? हम अस्पताल गए थे, वहाँ पे कोई सुनवाई नहीं हो रही, बोल रहे हैं कॉपर्टी से कुछ नहीं होता। हम ये बच्चों को कैसे पाले? इनका हर्जा खर्चा जो है हम वो चाहते हैं और उन पर कानूनी कार्रवाई हो। बार बार में गलत रिपोर्ट दी जा रही थी वहाँ पे जब जाँच कराने में। देवेंद्र का कहना है कि 9 महीने पहले उसकी पत्नी को पेट में दर्द उठा। इसके बाद वो उसे अस्पताल दिखाने लाया। अस्पताल के स्टाफ ने उसे मामूली दर्द की बात कहकर घर वापस भेज दिया, लेकिन 9 महीने के बाद महिला ने बच्चे को जन्म दे दिया। देवेंद्र अब आर्थिक मदद की गुहार लगा रहा है। सीएमओ से शिकायत की गई है। हमारे पास ये मिलने आए थे। 2021 में इन्होंने अपनी पत्नी को कॉपर्टी लगवाया था। उसके बाद में 2024 में गर्भ ठहरा है शायद, तो इसके लिए हमने इसमें 2 सदस्यीय चिकित्सक विशेषज्ञ चिकित्सकों का जांच का पैनल बना दिया है और इसकी जांच रिपोर्ट आते ही अगर कहीं कोई दोषी होगा कर्मचारी, उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। इस घटना के बाद से अस्पताल में हड़कंप मचा हुआ है। फिलहाल मामले की जांच चल रही है। पीलीभीत से सैयद कयाम रजा की रिपोर्ट, न्यूज़ 18 यूपी उत्तराखंड। अलीगढ़ में एक युवक कचौरी खाने दुकान पर गया, लेकिन कचौरी वाली सब्जी में छिपकली निकल आई और उसके बाद ग्राहकों ने वहां हंगामा कर दिया। सब्जी में मिली मरी हुई छिपकली, ग्राहकों का हंगामा, दुकानदार पर आई विपत्ति। ग्राहक आग बबूला है क्योंकि कचौड़ी के साथ जो टेस्टी सब्जी मिली है, जिसे कचौड़ी के शौकीन बेहद ही चाव से खाते हैं, उसमें मरी हुई छिपकली निकल गई। जब एक ग्राहक दुकान पर कचौड़ी खाने पहुंचा तो उसने कचौड़ी में अजीब सी चीज देखी। इसके बाद गौर से देखा तो उसके होश उड़ गए। फिर क्या था? ग्राहक को गुस्सा आना लाजमी था। वो अपने आपे से बाहर हो गया। कचौड़ी खाने आए दूसरे लोग भी दंग रह गए क्योंकि जिस सब्जी को वो खा रहे थे उसी में से छिपकली निकल गई। ग्राहक दुकानदार से पूछने लगा कि आखिर इसमें छिपकली कैसे आई। पहले तो आनाकानी करता रहा दुकानदार और फिर बहाने बनाने लगा। एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वहां पर उस वीडियो में दुकानदार और ग्राहक के बीच काफी देर तक रोकझोक होती रही। हालांकि वहां पर मौके पर मौजूद कुछ संभ्रांत लोगों ने मामले को शांत कराया। इसके बाद वहां मौजूद लोगों ने वीडियो बना लिया। सभी गुस्से में थे। ग्राहक और दुकानदार की बहस हो रही थी, लेकिन बाद में दुकानदार ने अपनी गलती स्वीकार करना ही ठीक समझा। अरे पैर मजूब है। अगर किस पैर मजूब है, अगर किसी को कुछ हो गया कौन जिम्मेदार होगा इसका? अब यहाँ पे सब खा रहे हैं लोग, अगर वहाँ तो कोई मर गो जिम्मेदार होगा ना, वो मुकदमा लिखवा। अलीगढ़ की इस तरह की ये कोई पहली घटना सामने नहीं आई है। तमाम शहरों से आए दिन लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। इससे लोग गंभीर रूप से बीमार हो सकते हैं। वहीं कहीं ना कहीं ये ग्राहक के भरोसे को भी हिलाता है। अलीगढ़ से रंजीत सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 यूपी उत्तराखंड।
क्या आपको भी हवाई सफर का शौक है तो तैयार हो जाइए हाथ पंखा लेकर सफर करने के लिए, क्योंकि तस्वीरें कुछ इसी तरफ इशारा कर रही हैं। आज सुबह स्पाइस जेट की एक फ्लाइट में टेक्निकल खराबी के चलते एसी बंद हो गया। वहीं कल ऐसा ही एक मामला एयर इंडिया की फ्लाइट से भी सामने आया था, जहां 2 घंटे के इंतजार के बाद अचानक 200 यात्रियों को नीचे उतार दिया गया। तस्वीरें किसी लोकल ट्रेन की नहीं, देश की नामी कंपनी के प्लेन की हैं, जहां तकनीकी खराबी के चलते इन फ्लाइट्स में सफर कर रहे लोग परेशान नजर आ रहे हैं। देश भर की फ्लाइट्स में आए दिन तकनीकी समस्या देखने को मिल रही है। इसका खामियाजा आम जनता को भी भुगतना पड़ रहा है। एक बार फिर से ऐसी ही तस्वीरें सामने आई जो आपको सोचने पर मजबूर कर सकती हैं कि क्या प्लेन में ट्रेवल करना चाहिए। दिल्ली एयरपोर्ट से काठमांडू जा रही स्पाइस जेट की फ्लाइट में गुरुवार सुबह यात्रियों को बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। विमान में तकनीकी खराबी आने के कारण यात्रियों को न सिर्फ लंबे समय तक अंदर बिना एसी के बैठना पड़ा, बल्कि बाद में उन्हें उतरकर बस में भी इंतजार करने के लिए मजबूर होना पड़ा। ये घटना नई दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर हुई। यात्रियों को उड़ान भरने के लिए काठमांडू जाना था, लेकिन तकनीकी खराबी के कारण वो लंबे समय तक फ्लाइट के अंदर फंसे रहे। फ्लाइट में दिक्कत तो बहुत है और थोड़ा एसी भी नहीं है। वो एसी उसको फ्लाइट का टेक्नीशियन प्रॉब्लम है। अब क्या ना, अभी वो नहीं होगा, हम लोग को दूसरा गाड़ी में भेज दिए। अब आधे 1 घंटा गाड़ी में वेट किया, फिर इधर से लेकर इधर वेट कर दिया। अब क्या करना, बहुत मुश्किल है। इसलिए कब जाएगा, अब नेपाल जाने हम लोग बस है, आने वाला है 60 पर्व फेस्टिवल हम लोग का, और वो भी मना नहीं पाएगा। बहुत मुश्किल है। अब क्या करना। एक दिन पहले दिल्ली हवाई अड्डे पर ही सिंगापुर जाने वाली एयर इंडिया की फ्लाइट से अचानक 200 यात्रियों को उतार दिया गया। पहले सभी यात्री फ्लाइट में 2 घंटे तक बैठे रहे। इसके बाद सभी से उतरने के लिए कहा गया। फ्लाइट AI 2380 को रात 11 बजे दिल्ली हवाई अड्डे से रवाना होना था, लेकिन इसमें देरी हो गई। बताया गया कि एयर कंडीशनिंग सिस्टम और बिजली आपूर्ति में खराबी के चलते लगभग 2 घंटे तक विमान में बैठे रहने के बाद यात्रियों को टर्मिनल भवन ले जाया गया। विमानों में इस तरह की तकनीकी समस्या का कोई पहला मामला नहीं है। लगभग हर रोज ऐसे कई मामले सामने आते हैं जब यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसके बाद भी ना तो सुविधाओं में कोई सुधार हो रहा है और न ही यात्रियों की परेशानी कम होने का नाम ले रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। पड़ोसी देश नेपाल हिंसा की आग में बुरी तरह झुलस रहा है, जिसकी चिंगारी गाजियाबाद के एक परिवार पर भी गिर पड़ी है। गाजियाबाद के रहने वाले रामवीर सिंह गोला अपनी पत्नी के साथ नेपाल घूमने गए थे, लेकिन हिंसा के दौरान उनकी पत्नी की वहां दर्दनाक मौत हो गई। नेपाल की राजधानी काठमांडू में हुई भीषण हिंसा के जख्म गाजियाबाद के ट्रांसपोर्ट कारोबारी के परिवार को मिले हैं। पूरे परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। ट्रांसपोर्टर रामवीर सिंह गोला अपनी पत्नी राजेश गोला के साथ नेपाल घूमने गए थे। पशुपतिनाथ के दर्शन करने की इच्छा थी, लेकिन उन्हें क्या पता था कि उनकी पत्नी का ये आखिरी सफर होगा। हिंसा में उनकी पत्नी की दर्दनाक मौत हो गई। बताया जा रहा है कि 9 सितंबर को उपद्रवियों ने काठमांडू के हयात होटल में आग लगा दी। होटल में अफरा तफरी मच गई। इसी होटल में रामवीर गोला ठहरे हुए थे। 4थी मंजिल में वो अपनी पत्नी के साथ फंस गए। सेना ने लोगों को रस्सियों के सहारे नीचे उतारने की कोशिश की। इसी दौरान उनकी पत्नी राजेश गोला रस्सी से उतर रही थी, तभी उनका हाथ छूट गया और नीचे गिरने से उनकी मौके पर ही मौत हो गई थी। गाजियाबाद में रामवीर के परिजनों ने बताया कि राजेश का शव वहीं है। परिवार का कहना है कि नेपाल में मौजूद भारतीय दूतावास से संपर्क बना हुआ है, लेकिन अभी तक शव पोस्टमार्टम और अंतिम प्रक्रिया के लिए परिजनों को सौंपा नहीं गया है। अब गाजियाबाद के इस घर में बेटों को अपनी मां के अंतिम संस्कार का इंतजार है। रामवीर सिंह गोला नेपाल में ही हैं और अपनी पत्नी के शव को भारत लाने का इंतजार कर रहे हैं। तस्वीरें दिखा देते हैं कि उनके परिवार इस समय यहाँ पर बैठा हुआ है। काफी गमगीन ये माहौल है और अभी भी उनका शव वहीं नेपाल में है। हम बात करते हैं इनके परिवार से ही। इनके पुत्र हैं
सर क्या नाम है आपका और क्या घटना हुई थी, क्या बात हुई आप? मेरी कोई बात नहीं हुई। जब परसों जब रात को अफरा तफरी ज्यादा मची तो उस दौरान हयात होटल में पूरे में आग लगा दी। कब वह गए थे यहाँ से और कितने दिन का उनका ये प्लान था जाने का? 7 तारीख को गए थे, 6 दिन का टूर था, 12 की वापसी थी। फिर आपकी कब बात हुई कि जिस तरह ये हिंसा हुई उस दौरान कैसे बात हुई, उन्होंने क्या बताया पूरे घटनाक्रम को? मैं पूरे टाइम से टच में था, कॉलिंग पे भी और वीडियो कॉलिंग पे भी। उन्होंने ये कहा कि अभी स्थिति नॉर्मल है जब तक होटल पे नहीं हुआ, मगर हमें शायद लगता है जब जेल से कैदी भागे हैं उस दौरान ज्यादा अफरा तफरी मची है, तब लूटपाट हुई है। वरना वो सुबह भी आए थे होटल में, तब टूरिस्टों को बाहर निकाल के बिठा दिया था। रामवीर सिंह गोला का बिजनेस देहरादून में भी है। देहरादून के ट्रांसपोर्ट नगर के इसी घर में रामवीर अपनी पत्नी के साथ कभी रहने आया करते थे। नीचे उनका ऑफिस और ऊपर घर है। अशोका रोड लाइंस के नाम से उनका ट्रांसपोर्ट का बड़ा कारोबार है। उनके मैनेजर ने बताया कि फोन पर बातचीत के बाद उन्हें पूरी घटना के बारे में पता चला। आखिरी बात क्या, फोन उन्होंने उठाया नहीं, फिर एक अमित जी हैं उनको कॉल किया, उन्होंने बताया प्रिंसिपल ऐसे हो गया है। तो यहाँ कभी कभी रहता था उनका आना? हाँ, कभी कभी आना जाना रहता था। क्या बेसिकली काम काज था? ट्रांसपोर्ट का है, अप्लायंसेस का काम है, होम अप्लायंसेस और एयर कंडीशनर का। मुझे भी अभी जैसे मैं आया जस्ट मुझे किसी ने बताया तो मुझे बड़ा दुख लगा। वैसे तो अच्छे आदमी है वो, बहुत बढ़िया। जब भी आते जाते थे नमस्कार तो कर ही लेता था आदमी। भाई एक दिन के लिए आते थे, सुबह शाम के लिए, अपना सुबह को चले जाते थे। रामवीर सिंह गोला का पूरा परिवार गाजियाबाद में रहता है, लेकिन नेपाल हिंसा की वजह से उनके घर में शोक की लहर है। उनसे जुड़े लोग गाजियाबाद से लेकर देहरादून तक परेशान हैं। गाजियाबाद से रोहित सिंह, देहरादून से भारती सकलानी उनियाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ 18 यूपी उत्तराखंड। उत्तराखंड के लिए राहत पैकेज का ऐलान किया गया है। पीएम मोदी ने उत्तराखंड में बाढ़ और बारिश से प्रभावित क्षेत्रों के लिए 1200 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता की घोषणा की है। प्रधानमंत्री ने मृतकों के परिवार वालों के लिए 2 लाख रुपए और घायलों के लिए 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि की घोषणा की। केंद्र सरकार ने प्रभावित क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे के जीर्णोद्धार और पुनर्निर्माण के लिए पूर्ण समर्थन का आश्वासन दिया। तो केंद्र की ओर से उत्तराखंड के लिए राहत पैकेज का ऐलान किया गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने उत्तराखंड में आई आपदा से प्रभावित लोगों के लिए 1200 करोड़ के राहत पैकेज का ऐलान किया है। 1200 करोड़ रुपए की आर्थिक मदद दी जाएगी। अनूप गुप्ता हमारे सहयोगी जुड़ गए हमारे साथ, तो उन्हीं से अपडेट लेते हैं। जी अनूप, विस्तार से बताइए पूरी खबर। देखिए, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देहरादून और कह सकते हैं कि उत्तराखंड में जो फ्लड की स्थिति है उस पर उन्होंने कह सकते हैं विजिट भी किया, एरियल उन्होंने सर्वेक्षण भी किया और ये कह सकते हैं कि उन्होंने अनाउंस किया है फाइनेंशियल असिस्टेंस, जो 1200 करोड़ रुपया का फाइनेंशियल असिस्टेंस, क्योंकि जिस तरह से उत्तराखंड की अगर हम बात करें तो उत्तराखंड में जितनी क्षति हुई है इसको देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक बड़ा कह सकते हैं कि राहत पैकेज उत्तराखंड के लिए दिया है। इसके अलावा जिस तरीके से वहां पर कई लोगों ने जान गंवाई इसकी वजह से, कई लोग इंजर्ड हुए, तो वहां पर इसकी भी घोषणा उन्होंने की है कि जो जिनका निधन हुआ है उनको 2 लाख रुपया उनके फैमिली मेंबर्स को दिया जाएगा। इसके अलावा 50,000 रुपया जो इंजर्ड हुए हैं। तो ये तमाम चीजें आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया है। और जिस तरीके से हमने देखा है कि उत्तराखंड में जब फ्लड की स्थिति आई, कई जगह पे हमने देखा कि बादल फटने के बाद जो हादसे हुए, उसके बाद से केंद्र सरकार लगातार राज्य सरकार के संपर्क में रही और उस समय से ही लगातार जो भी सहायता मिल सकता है, जो भी सहायता दिया जा सकता है केंद्र की तरफ से, वो दिया गया। और फिर आज प्रधानमंत्री ने एक तरह से कह सकते हैं प्रधानमंत्री उस जगह पे भी गए, उन्होंने पूरा असेसमेंट किया। जी बिल्कुल, जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया अनूप आपका। आप नजर बनाए रखें। यूपी में आगरा मथुरा में यमुना का पानी कम हो रहा है, लेकिन खतरा अब भी टला नहीं है। दूसरी कई जगहों पर बाढ़ से लोग परेशान हैं। आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं।
बलिया में गंगा में उफान की वजह से मिट्टी में लगातार कटाव हो रहा है, जिससे नौरंगा गांव में आई बाढ़ से 72 मकान पानी में विलीन हो गए। जिले में अब तक कुल 97 मकान पानी में बह गए। जिला प्रशासन ने 31,000 लोगों को राहत सामग्री बांटी है। लोगों को सुरक्षित जगहों पर ले जाया जा रहा है। कुल अब तक 10 प्रभावित गांव हैं और 30,000 से ऊपर जिला प्रशासन ने बाढ़ राहत सामग्री बांट दी है। और बाढ़ की स्थिति के देखते हुए जो गांव घिरे हुए हैं पानी में, उसके लिए लोगों को निकलने के लिए बाहर लगभग 22 नाव को जिला प्रशासन ने प्रबंध कर रखा है। हरदोई में बैराजों से लगातार पानी छोड़ा जा रहा है। रामगंगा और गर्रा नदी के जलस्तर में कमी दर्ज की गई है, लेकिन गंगा अब भी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। बाढ़ के हालात से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जिस प्रकार राहत सामग्री माननीय मुख्यमंत्री जी ने भेजी सरकार के द्वारा, वो जन जन तक पहुंचा रहे हैं। आज हम लोग गर्रा के किनारे के जो भरखनी ब्लॉक के गांव थे, उसमें मंजा था, पिपरिया थी, बीरमपुर था, आपका उमरिया थी। इन गांव में राहत सामग्री बांटने का काम किया है। और बाकी उसके बाद फिर हम ललुआपुर, रंधुरपुर, ख्वाजीपुर, बड़ैया, इन दूसरे गांव 2 जगह आज सामग्री का वितरण हुआ है। उन्नाव में गंगा नदी खतरे के निशान को पार कर 20 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है। कई सड़कें बाढ़ की चपेट में आ गई हैं। नदी के पानी को निकालने के लिए बनाए गए पुल का करीब 250 मीटर अप्रोच मार्ग कटान के चलते गंगा में समा गया। रोड की कटान की जो समस्या है वो एक आध जगह बढ़ी है। बाकी करीब 5,500 परिवार, 5700 परिवार बाढ़ की समस्या से ग्रसित हैं, जिनको लगातार 20-25 दिन से हम लोग हर तरह से मॉनिटरिंग कर रहे हैं, खाद्य सामग्री प्राप्त करा रहे हैं। वहाँ पर जो मवेशी भी प्रभावित है उनको भी लगातार चिकित्सीय और खाने पीने की सुविधाएं हैं वो दी जा रही हैं। अगले 2 से 3 दिन में बाढ़ का पानी स्टेबल होकर उतरने लगेगा। आगरा में यमुना नदी की बाढ़ में जैतपुर, गढ़ी, बरौली, नौगवां, कचौरा घाट, दसूपुरा के गांव घिरे हुए हैं। पुलिस ने बाढ़ के बीच फंसे हुए करीब 150 लोगों को रेस्क्यू किया। आगरा शहर से लेकर देहात तक पुलिस फोर्स बढ़ाई गई है। यमुना किनारे पर लगातार निगरानी हो रही है। बटेश्वर क्षेत्र में बाढ़ की वजह से कई परिवार पलायन करने को मजबूर हैं। संगम नगरी प्रयागराज में गंगा और यमुना दोनों नदियां उफान पर हैं। हालांकि राहत की बात यह है कि गंगा और यमुना दोनों नदियों का जलस्तर घटना शुरू हो गया है। ये राजापुर गंगानगर गली नंबर 21 है और हमें आने जाने में दिक्कत हो रहा है। ये 5वीं बार बाढ़ है और बहुत दिक्कत आने जाने में, रास्ते में पानी आ गया, पढ़ने में बहुत दिक्कत हो रहा है। घर में भी पानी घुस जाता है, घर छोड़ के भागना पड़ता है। रात को नींद नहीं आती है कि पानी कब घुस कमरे में चला जाए। सारा सामान भीग जाता है, कुछ कहा नहीं जा सकता है। मथुरा में जहां बाढ़ से निचले इलाके डूबे हुए हैं, तो वहीं अब यमुना के जलस्तर में लगातार गिरावट आ रही है। पानी कम होने के बाद सड़क, बाजारों और घाटों पर निगम का सफाई अभियान चल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, यूपी, उत्तराखंड। बुलंदशहर में विकास प्राधिकरण ने खुर्जा में एक ऐसा पार्क तैयार किया है जो पूरी तरह सिरेमेटिक वेस्ट से बना है। इस पार्क को अनोखी दुनिया का नाम दिया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के विशेष निर्देशों पर इस पहल को अंजाम दिया गया। सरकार की वेस्ट टू आर्ट नीति को बढ़ावा देने के लिए इसको तैयार किया गया। इस पार्क को बनाने में 6 कलाकारों और 120 कारीगरों ने मिलकर काम किया और 2 एकड़ में फैले इस पार्क पर करीब 5 करोड़ 86 लाख रुपए खर्च किए गए हैं। ये पार्क जो है जिसमें कि ये सभी कलाकृतियां बनाई गई हैं, 6 आर्टिसंस और 120 लेबर ने इसमें अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया गया है। जो वेस्ट इंडस्ट्री से निकल रहा था, उस वेस्ट को बिना शेप चेंज किए हुए इस पार्क में जितनी भी कलाकृतियां बनाई गई हैं उसमें वो वेस्ट यूज़ किया गया है। ये सभी कलाकृतियों में हमने कोशिश किया है कि ये चाइल्ड फ्रेंडली भी हो। जैसे उन कलाकृतियों के माध्यम से स्लाइड्स बनाए गए हैं, झूले बनाए गए हैं, कैफेटेरिया भी बनाया गया है ताकि लोग जो आए उसमें देखें, उनके खाने पीने की व्यवस्था भी हो सके। ये 2 एकड़ में ये पार्क बना हुआ है और
ये जो मजदूर हैं यहाँ काम कर रहे हैं, अभी ये इनका काम लगातार जारी है। 5 करोड़ 68 लाख रुपए की योजना से ये पूरा पार्क बनकर तैयार हुआ है। और आपको मैं दिखाना चाहता हूँ नीचे इसमें से निकल के हम चलते हैं और पार्क की जो जगह हैं उनके पास भी हम आपको लेकर चलते हैं कि ये कितना बेहद आलीशान तरीके से इसे डिज़ाइन किया गया है। और जो ये 2 एकड़ में